क्या हुआ सितारा, सब कुछ ठीक तो है? तुम तो आज शादी में गई थी ना? हाँ मैं गई तो थी, तुम्हें उससे क्या? वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि वहाँ पर कोई ऐसी बात हो गई क्या जिसकी वजह से तुम दुखी हो गई हो? मुझे तो अपनी किस्मत और तुम्हारे धोबी के इस काम पर हमेशा से ही दुख है। न जाने मेरी शादी तुम जैसे धोबी से कैसे हो गई। अरे ये दुख तो पुराना है, मुझे लगा शायद कोई नई बात हो गई होगी। जिस शादी में मैं आज गई थी वहाँ पर मेरी जैसी सुंदर एक भी औरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे किसी ने नहीं पूछा। पर राज ज्योतिष की पत्नी जिसने कीमती कपड़े और गहने पहने हुए थे, सब उसी को पूछ रहे थे। आज मुझे मालूम हुआ कि शानो शौकत और दौलत के सामने सुंदरता का कोई मोल नहीं है। इसलिए तुम भी ऐसा कोई काम करो जिससे हम मालदार हो जाए। मैं भी कम से कम राज जोशी की पत्नी की तरह अपने आप को बना सकूं। ये तुम्हारी फिजूल की बातें मेरी समझ से तो बाहर है। हम जिस भी हालात में हैं, हमें उसमें खुश रहना चाहिए। मेरे लिए तो यही दौलत बहुत है कि तुम कितने सुंदर हो। तुम्हारी यही बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। हालांकि मेरी किस्मत में बहुत दौलत है, पर तुम्हारे निकट्ठूपने के कारण मुझे आज तक वो दौलत नहीं मिली। अगर आज तुमने मेरी बात नहीं मानी तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा जी। तुम आज के आज ही ज्योतिषी का काम शुरू कर दो, क्योंकि इस काम में बहुत पैसा है। तभी मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो सकेगी और तुम भी खुश रह सकोगे, समझे तुम? क्या तुम जानती नहीं हो, मैं एक धोबी हूँ और वो भी बिल्कुल अनपढ़। भला बिना किसी शिक्षा के मैं ज्योतिषी कैसे बन सकता हूँ? मुझे कुछ नहीं मालूम कि तुम किस तरह से ज्योतिष विद्या की शिक्षा लोगे। अगर कल तक मेरे कहने पर तुम ज्योतिषी नहीं बनी ना, तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी और तुमसे रिश्ता तोड़ दूंगी, समझ लेना तुम। मेरा ज्योतिषी का काम बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और फिर बाद में वापस धोबी के काम पे आऊंगा तो लोग मुझ पे हंसेंगे, यहाँ तक कि अपने कपड़े भी मुझे धोने के लिए नहीं देंगे। तब मैं क्या करूँगा? मेरी रोजी रोटी का क्या होगा? कल्लू ने हर तरह से अपनी पत्नी को समझाया और आने वाली मुसीबतों के बारे में उसे बताया, मगर सितारा ऐसी औरत थी कि वह बिल्कुल भी नहीं मानी। उसके मन में तो राज ज्योतिषी की पत्नी के कहने और उनकी शान शौकत की बातें छाई हुई थी। अगले दिन सुबह होती ही उसने अपनी पति से कहा, तो मैं अभी के अभी ये घर छोड़ के जा रही हूँ, तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। बेचारा धोबी अब क्या कर सकता था। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और वो नहीं चाहता था कि सितारा उसे छोड़कर चली जाए। उसके पास जो भी थोड़ी बहुत पैसे थी, उन पैसों से उसने बाजार से एक जंतरी खरीदी, उसे एक लाल रंग के कपड़े में लपेटा। ये सब सामान लेकर वो बाजार में जा पहुंचा और फिर ऊंची ऊंची आवाजें लगाने लगा। मैं ज्योतिषी हूँ, मैं चांद सितारों पर नक्षत्रों की भाषा जानता हूँ, किसी के भी भूत काल भविष्य काल के बारे में बता सकता हूँ, पैदा होने और मरने तक का हाल सुना सकता हूँ। उसकी ऐसी बातें सुनकर लोगों की भीड़ उसके आसपास इकट्ठा हो गई। जो लोग कल्लू धोबी को जानते थे, उन्होंने जब कल्लू को ऐसी हालत में देखा तो बड़ी हैरानी हुई और वे लोग कल्लू धोबी का मजाक उड़ाने लगे। उनमें से एक बोला, कल्लू धोबी, लगता है कपड़े धोते धोते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें वैद्य से अपना इलाज करवाना चाहिए। भाई ये बढ़िया है, तुमने धोबी का काम छोड़कर ज्योतिषी बनने की सोच ली। सबको मालूम है कि कल्लू एक धोबी है। बड़ी हैरानी की बात है, आजकल तो लोग अपने इस शहर वालों को बेवकूफ बना रहे हैं। देखो तो कल्लू धोबी ने क्या बहरूप बनाया है। इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? इसने ज्योतिषी की विद्या सीख ली होगी। अरे मैं कसम खाकर कहता हूँ, इसे कोई विद्या नहीं आती। कल तक तो ये कपड़े धो रहा था, भला रात भर में ये ज्योतिषी कैसे बन गया? बेचारा धोबी इस तरह की हजारों मजाक सुनता रहा। लोग उसको ताने मारते रहे, लेकिन सिर्फ अपनी पत्नी को खुश करने के लिए वह उन लोगों के सामने अपने ज्योतिष होने का दावा करने लगा। संयोग की बात है कि राजा के जौहरी का वहाँ से गुजरना हुआ, जहाँ पर धोबी अपनी पोथी पत्रियां लेकर बैठा हुआ था। जौहरी बहुत ही परेशान था, क्योंकि राजा का एक बेशकीमती लाल उसके पास से गुम हो गया था। उसकी नजर जब भीड़ पर पड़ी जो कल्लू धोबी के चारों तरफ इकट्ठी थी, उसने नजदीक जाकर पूछा, ये कैसा जमघट है? तुम कल्लू धोबी को नहीं जानते? ये वही है, आज ये ज्योतिषी बन बैठा है। जौहरी कल्लू के पास गया और उसने अपनी सारी परेशानी कल्लू को बताई और फिर कहने लगा, अगर तुम ज्योतिष विद्या जानते हो और इसके माहिर हो तो कल तक राजा के लाल का पता जरूर लगा दोगे और मैं तुम्हें इस काम के बदले में 200 रुपया दूंगा। लेकिन यह काम अगर तुम नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें धोखेबाजी के जुर्म में शहर के कोतवाल को कहकर कारखाने में डलवा दूंगा। बेचारा गरीब धोबी ये शर्त सुनकर घबरा गया और जौहरी का मुंह ताकने लगा। कुछ देर तक धोबी के मुंह से कोई बात नहीं निकली और फिर जौहरी कल आने का कहकर वहाँ से चला गया। बाकी की भीड़ भी अब तितर बितर हो चुकी थी। कुछ देर तक तो धोबी सन्नाटे में ही खड़ा रहा। असल में बात ये थी कि राजा का वो लाल जौहरी की पत्नी ने ही चुराया था और उसे इस बात का डर था कि जौहरी लाल ऊट करेगा
इसलिए जौहरी की पत्नी ने अपनी एक नौकरानी को जौहरी पर नजर रखने के लिए कहा था, और वो नौकरानी उस समय भेष बदल कर इस बाजार में घूम रही थी ताकि वो जौहरी पर नजर रख सके। मेरी पत्नी जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ, उसी ने मुझे इस खतरनाक धंधे में फंसा दिया। उसी के कारण मैं एक मुसीबत में फंसा हूँ कि कैद खाने जाने तक की नौबत आ गई है। इन्हीं सब बातों का ख्याल करते हुए वो जोर से चिल्ला पड़ा। अरे औरत, ये जो भी हुआ तेरी ही बेवकूफी की वजह से हुआ। तेरे जैसी पत्नी होने से अच्छा है कि आदमी कुंवारा मर जाए। नजदीक ही खड़ी हुई नौकरानी ने जब ये देखा कि धोबी ऐसी बातें कर रहा है तो वो समझी ये ज्योतिषी जरूर जौहरी की पत्नी को कोस रहा है। हो न हो इस ज्योतिषी को पता लग गया है कि ये सारा काम किसी और औरत का नहीं बल्कि जौहरी की पत्नी का है, इसलिए वो चिल्ला चिल्ला कर ऐसी बातें कर रहा है। ये जरूर ही जौहरी को बता देगा कि उसकी पत्नी ने ही राजा का लाल चुराया है। दौड़कर वह अपनी मालकिन के पास गई और डर से कांपती हुई कहने लगी, मालकिन मालकिन बहुत ही गजब हो गया, मालकिन बहुत ही गजब हो गया। लाल का भेद तो खुल गया है। एक ज्योतिषी ने आपका सारा हाल मालूम कर लिया है। कल सुबह वो सारी बात मालिक को जाकर बता देगा, तब तो आपकी बहुत बदनामी हो जाएगी। मेरी मानो तो उस ज्योतिषी को पहला फुसला कर अपनी तरफ कर लो मालकिन। नौकरानी के मुंह से कल्लू धोबी की बातें सुनकर जौहरी की पत्नी के मन में भी उसका डर बैठ गया। जौहरी की पत्नी उस ज्योतिषी को ढूंढने पहुंची। कल्लू उसी बाजार नहीं मिल गया। सबके दिलों की राज जानने वाली मेरी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम मेरी गलती माफ कर दो तो मैं तुम्हें सारी बातें बता दूंगी। कल्लू ने हैरानी से पूछा, तुम मुझे क्या बताओगी? ज्योतिषी, तुमको तो सब कुछ मालूम ही है, लेकिन लगता है कि तुम मेरे मुंह से उगलवा कर ही रहोगे। तुम्हें तो मालूम नहीं है कि मैंने राजा का लाल अपनी पति से चुराया है। असल में बात यह है कि मैंने ये चोरी अपने पति को सजा दिलवाने के लिए की थी, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता था। मुझे लगता है कि इस तरह से मेरे पास बहुत सी दौलत आ जाएगी और जौहरी भी मारा जाएगा। लेकिन तुम तो अजीब इंसान हो, क्योंकि तुमसे कोई भी बात छिपी नहीं है। अब मैं तुमसे दया की भीख मांगती हूँ। तुम जो भी कहोगे मैं वही करूँगी। अगर मेरी इस चोरी की खबर को तुम जौहरी को मत बता देना। मेरे पति को ये मत बताना कि लाल की चोरी मैंने ही की थी। ये सब कुछ सुनकर कल्लू ने अपने आप को संभाला और फिर कहा, जो भी कुछ तुमने कहा है वो सारी असलियत मुझे पहले से ही मालूम थी। ये तो तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम अपने अपराध की माफी मांगने के लिए मेरे पास आ गई हो। हालांकि अभी भी मौका तुम्हारे हाथ से निकला नहीं है। जल्दी से अपने घर वापस जाओ और उस लाल को अपने पति के तकिए के नीचे रख दो। फिर तुम निश्चिंत हो जाओ। मैं सिक्की को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपनी विद्या से लाल का पता लगा ही लूंगा और जौहरी को तुम्हारी सच्चाई भी बता दूंगा। वो औरत कल्लू के कहे मुताबिक करने को राजी हो गई और फिर अपने घर की तरफ चली गई। फिर उसने वही किया जो उसे ज्योतिषी ने करने को कहा था। लाल को उसने अपने पति के तकिए के नीचे रख दिया। अगले दिन सुबह कल्लू खुद जौहरी के घर पहुंचा और इसे कहने लगा, मैंने अपना हिसाब लगा लिया है। मेरी ज्योतिषी विद्या के अनुसार तुम्हारा लाल तुम्हारे ही बिस्तर के तकिए के नीचे है। जाओ और अपना लाल उठा लो। जौहरी को पहले तो लगा कि ज्योतिषी सचमुच पागल है, मगर फिर वह कुछ उम्मीद लेकर बताई हुई जगह पर देखने के लिए गया और उसी वो गुमशुदा लाल ठीक उसी जगह पर मिल गया जहाँ पर कल्लू ने उसे बताया था। अब तो जौहरी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो वापस आकर धोबी से कहने लगा, आज से तुम मेरे सबसे खास दोस्त हो, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। फिर अपने वादे के अनुसार उसने कल्लू धोबी को 200 अशरफियां इनाम में दी और कहने लगा, सचमुच तुमसे अच्छा ज्योतिषी आज तक मैंने इससे पूरे इलाके में नहीं देखा। लेकिन कल्लू धोबी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि उसमें ऐसी कोई भी विद्या नहीं थी। जो कुछ भी हुआ था वो किस्मत की एक चाल थी। उसने मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया कि इसकी जान बच गई। कल्लू ने 200 अशरफियां उसे देते हुए कहा, अब तो तुम्हारा दिल खुश हो गया होगा ना। मुझे उम्मीद है कि अब तुम मेरी जान को खतरे में नहीं फंसाओगी। अरे इसमें खतरा क्यों सा? कल्लू ने अपनी सारी बात अपनी पत्नी को सुना दी। उसकी पत्नी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और वो कहने लगी, मेरे प्यारे पतिदेव, इस काम में इतना ज्यादा कमाई है कि तुम्हें इसे जारी तो रखना ही होगा। कल्लू ने उसे काफी समझाने की कोशिश की। इस बार तो किस्मत ने साथ दिया, परंतु हर बार ऐसा नहीं होगा, इसलिए अब मैं दोबारा इस काम पर नहीं जाऊंगा। परंतु उसकी लालची पत्नी रो रो कर कहने लगी, लगता है तुम मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं। अब तो मैं जरूर ही तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। देखना तुम। उसके रोने से कल्लू का दिल पिघल गया
और वह एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमाने को तैयार हो गया। अगली सुबह उसने एक बार फिर से अपनी पोथी पत्री उठाई और बाजार भी जा पहुंचा और आवाज लगाने लगा। मैं ज्योतिषी हूँ, दिलों की राज जानता हूँ, भूतकाल भविष्यकाल सब कुछ बताता हूँ। इधर बाजार में अब माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। पूरे इलाके में ये बात फैल गई थी कि कल ज्योतिषी ने गुमशुदा लाल का पता जौहरी को बता दिया था। जब वो बाजार में पहुंचा तो एक बार फिर से उसके आसपास भीड़ जमा हो गई, परंतु आज कोई भी उसका मजाक नहीं उड़ा रहा था कि तभी वहाँ से एक बहुत ही सुंदर लड़की गुजरी। वो इस शहर के नगर सेठ की बेटी थी और राजा की बेटी राजकुमारी की सहेली भी थी। इस समय वह राजमहल से ही वापस आ रही थी, लेकिन अपना बेशकीमती हार और कानों की बालियां कहीं पर रखकर वो भूल गई थी। उसी के बारे में सोचती हुई वह घर वापस जा रही थी। कल्लू के चारों तरफ जमा भीड़ को देखकर उसने एक आदमी से पूछा, ये कौन है और इतनी भीड़ क्यों है यहाँ पर? लोगों ने इनसे नई ज्योतिषी का सारा हाल बताया कि ये पहली धोबी था और अब भगवान की कृपा से ये ज्योतिषी बन गया है और कैसे उसने जौहरी का गुमशुदा लाल ढूंढ निकाला। लोगों की बात सुनकर उस लड़की को कल्लू की ज्योतिष विद्या पर पूरा विश्वास हो गया। वो उसके पास गई और उसे अपने गुमशुदा जेवरों के बारे में बताया और कहने लगी, तुम अपनी ज्योतिष विद्या के दम पर मेरे गहनों का पता लगा सकती हो। अगर लगा सकती हो तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। इस काम के लिए मैं तुम्हें 50 अशरफियां दूंगी। ये सुनकर बेचारा कल्लू घबरा गया और सोचने लगा, कोई ना कोई बहाना बनाकर इस लड़की को यहाँ से टाल देना चाहिए। भला मैं कैसे जेवरों का पता लगा सकता हूँ? अचानक उसने बोला, क्या सुंदर गुलाब है क्या? तुमने गुलाब को देखा? ये शब्द सुनते ही उसे याद आ गया। मैंने हाँ मुझे याद आ गया। मैंने अपने जेवर शाही बाग के सरोवर में नहाने से पहले उतारे थे और उन्हें एक पोटली में बांधकर वहीं पर गुलाब की झाड़ियों में छिपा दिया था। हाँ पक्का मुझे याद आ गया, पक्का। वह खुशी में आकर बोली, ओ नेक दिल इंसान, थोड़ी देर यहीं पर रुको और मेरा इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। वापस आकर मैं तुम्हें तुम्हारा इनाम दूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। जब थोड़ी ही देर के बाद वो वापस आई तो उसके हाथ में एक पोटली थी जिसमें बेशकीमती हार और कानों की बालियां थी। उसने कल्लू को 50 अशरफियां दी और कहने लगी, ज्योतिषी ये तुम्हारा इनाम है। सचमुच तुम दुनिया की सारी भेद जानते हो। मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था कि मैंने अपने जेवर कहाँ रखे थे। अगर तुम मुझे इनका पता ना बताते तो मुझे कभी भी मालूम नहीं पड़ता। जिस वक्त तुमने कहा कि क्या तुमने गुलाब को देखा है तो मुझे फौरन ही शाही बगीचे के सरोवर के पास की गुलाब की झाड़ियों की याद आ गई, जहाँ पर मैंने जेवर नहाने से पहले उतार कर छुपाए थे। सच में मुझे सब कुछ तुम्हारी कोशिशों के कारण करने लगा